अब हम आते हैं नोटिस पे। अब नोटिस एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। सो आई होप आप इसके लिए रेडी होंगे, एंड मतलब इट्स नॉट टफ बट इट इज़ लेंदी। सो अब नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस का मतलब बेसिकली इज नथिंग बट कि आपको कुछ चीज़ पता है, ठीक है। अगर एक इंसान है नोज एनी फैक्ट, या फिर हमें इन्फर कर सकते हैं कि उसको पता था, तो हम ये कह सकते हैं उसके पास नोटिस था। मान लीजिए जैसे क्या है कि आपको कहीं जाना था, ठीक है, और आपको पता चल गया कि वो जो रास्ता है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हम ये कह सकेंगे कि आपके पास उस चीज़ का नोटिस था, यू हैव द नॉलेज ऑफ इट। तो वो नोटिस है। अब टीपीए में सेक्शन 3 में 2 तरह के नोटिसेस डिफाइंड है। पहला है एक्चुअल या एक्सप्रेस नोटिस, और दूसरा है आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। तो हम पहले एक्सप्रेस नोटिस समझेंगे। एक्सप्रेस नोटिस का मतलब ये होता है कि आपके पास डायरेक्ट या एक्सप्रेस नॉलेज है, ठीक है, आपको पता चल गया है कि ऐसा है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आप जैसे ए है, वो है क्या कहते हैं, मकान मालिक है, और बी उसका टेनेंट है, किराएदार है, ठीक है। अब बी ने उस घर में तोड़-फोड़ करी, अब जो कि ए को पसंद नहीं आया, और ए ने कहा कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ पहली फुर्सत में, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने बी को एक नोटिस सर्व करा कि इविक्ट करो, वेकेट कर दो मेरे प्रेमाइसेस। तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि बी के पास नोटिस था ऑफ एविक्शन, ठीक है, कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो दिस वुड बी एक्सप्रेस, दिस वुड बी कॉल्ड एक्सप्रेस नोटिस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब यहाँ पे जो बी है उसके पास एक डायरेक्ट और एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन है कि आपको ये चीज़ करना है। तो यहाँ पे दिस वुड बी डीम्ड एज एक्चुअल नोटिस। अब इसके 3 प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब 3 एसेंशियल्स हैं, जो कि सबसे पहले है कि जो नॉलेज है वो डेफिनेट होनी चाहिए, मतलब फिक्स्ड होनी चाहिए। कि जैसे ए ने बताया कि तुम यहाँ से निकल जाओ पहली फुर्सत में, तो वो एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है ना, ये कोई ऐसी वैसी अफवाह वगैरह तो है नहीं, रूमर्स वगैरह नहीं है। तो पहली चीज़ ये। सेकेंड इज ओनली द नॉलेज ऑफ द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन इज एक्चुअल नोटिस। मतलब जो नॉलेज है, ठीक है, ओनली द नॉलेज ऑफ द पार्टीज इंटरेस्टेड इन ट्रांजैक्शन इज एक्चुअल नोटिस। मतलब इनके पास जो नॉलेज है, ठीक है, यही एक्चुअल नोटिस होगी। कोई और किसी के पास मान लीजिए यहाँ पे सी है, सी पर्सन है, ठीक है, उसको ये चीज़ पता है और बी को नहीं पता है इस नोटिस के बारे में, तो हम ये नहीं मानेंगे कि बी के पास नोटिस था। मान लो ए ने सी को ये दे दिया जो कि किराएदार नहीं है, और बी को नहीं दिया नोटिस, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई बी के पास नोटिस था, ठीक है। और थर्ड है, जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब जो अगर ए बी को नोटिस दे रहा है तो वो उसी पर्टिकुलर लीज या फिर जो टेनेंसी था उसी के रिगार्डिंग नोटिस होना चाहिए, कोई आलतू फालतू बात से रिगार्डिंग नहीं होनी चाहिए। मान लो ए ने वो जो लेटर भेजा उसमें उसने कहा कि तुम कुछ लाइक तुम 2,000 रुपये रेंट बढ़ा दो, ठीक है, और इसके बाद फिर ए कहता है कि मैंने तुम्हें नोटिस दे दिया था कि तुम निकल जाओ। अब यहाँ पे वो नोटिस देता है कि 2,000 रुपये देने का, ठीक है, बट वो कह रहा है कि तुम निकल जाओ। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड था ही नहीं। अब वो कह रहा है कुछ और बात, और आप कर कुछ और रहे हो, तो फिर वो नोटिस नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये 3 रिक्विजिट्स आपको समझ आ गए होंगे। ओके, सो एक्चुअल नोटिस इज डन। अब हम बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि हम मान लेंगे कि आपके पास नोटिस था। मतलब आपको डायरेक्टली वो चीज़ नहीं पता है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा, ठीक है, प्रिजम्पशन लग जाएगा कि आपको वो चीज़ पता थी। अब सेक्शन 3 में 5 सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं जिसमें ऐसा कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानते हैं। सबसे पहले है विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम द इंक्वायरी और सर्च। इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर, जानते हुए भी एज अ रीजनेबल पर्सन वो चीज़ आप अवॉइड कर रहे थे, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे कि आपके पास उस चीज़ का नोटिस था। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन था, और उसके घर पे एक वो चिट्ठी वाला आया, उसने एक लेटर दिया, ठीक है, और ए ने कहा मैं आपका लेटर नहीं ले रहा हूँ, मेरे को लेटर नहीं चाहिए, आप चले जाइए, मैं इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सर्कमस्टांस में कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि ए के पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, आपने जानबूझकर विलफुल एब्सटेंशन करा,
ठीक है, इंक्वायरी से या सर्च से, तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि आपके पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड इज ग्रॉस नेग्लिजेंस, कि आपने ऐसी गलती करी है जो इतनी ज़्यादा ग्रेव है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि एक आम आदमी गलती कर ही नहीं सकता है, तो भी हम ये मानेंगे कि वो आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। क्योंकि आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है, तो उसके लिए हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं, यू विल बी डीम्ड कि आपके पास नोटिस है। इस पे एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है जो कि है लॉयड बैंक लिमिटेड वर्सेस पीई गुजदार एंड कंपनी। इसके थ्रू आप ये समझ जाएंगे कि ग्रॉस नेग्लिजेंस होता क्या है। तो जैसे एक पर्सन था जी, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट थे उसको दिया बैंक एन को, ठीक है, कि भाई मेरे पास ये प्रॉपर्टी के हैं पेपर्स, इसको ले लो और मेरे को पैसा दे दो। तो अब बैंक एन के पास आपकी वो पेपर जमा हो गए, ठीक है। कुछ समय बाद फिर जी उन डॉक्यूमेंट्स को वापस मांग लेता है बैंक एन से, कहते हुए कि यार मैं इस प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा हूँ और मेरे को ये इंस्पेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको लौटा दूंगा। तो बैंक एन ने वो इसको वापस कर दिया जी को। अब जी निकला बहुत शातिर, ठीक है। अब उन्हीं टाइटल डीड्स को लेके बैंक ये बैंक एल के पास चला गया और वहाँ से इसने नया लोन ले लिया, ठीक है, उन्हीं सेम टाइटल डीड्स का। तो अब ये सवाल उठा कि क्या अब जब ये जो इसने लोन लिया है तो किसका लोन प्रेफरेंस होगा, एल का होगा या एन का होगा, ठीक है। तो अब कोर्ट ने कहा कि बैंक एन ने ग्रॉस नेग्लिजेंस करा है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि बैंक एन के पास इतना दिमाग नहीं था, वो इतना रीजनेबल नहीं था कि अगर जी वापस ले रहा है तो वो किसी और को वो पेपर दिखा के लोन ले सकता है, कुछ और कर सकता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम ये मान लेंगे कि आपको पता था कि वो किसी और के पास जाके उस पे लोन ले सकता है, जो कि उसने करा भी, जो कि बैंक एल से उसने ले लिया। तो इसलिए आपका जो बैंक एन का जो मॉर्टगेज है वो पोस्टपोन हो जाएगा बैंक एल के मॉर्टगेज से। तो दिस शोज कि ग्रॉस नेग्लिजेंस को हम एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह मानेंगे एंड ये मान के चलेंगे कि हाँ आपको पता था जो होने वाला है, तो इसलिए ये एक नोटिस होगा। आई होप आपको ये ग्रॉस नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगी कि कैसे इतनी बड़ी गलती की वजह से आपको मान लिया जाएगा कि आपके पास नॉलेज था। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग जो कि है रजिस्ट्रेशन एज नोटिस। अब इसका बेयर एक्ट अगर आप पढ़ेंगे यू विल बी लाइक क्या इतना बड़ा है, इट्स सो टफ, बट इट इज़ वेरी सिंपल एंड लेट मी एक्सप्लेन। मैं इसको आपको बाद में एक एक पढ़ के समझाऊंगा। पहले हम समझते हैं कि इसमें बोला क्या है। तो अगर जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का, तो जो भी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से डील कर रहा होगा या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ से डील कर रहा होगा, हम ये मानेंगे कि उसके पास नोटिस है जो भी चीज़ उस डॉक्यूमेंट में लिखी है। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज नोटिस ऑफ ऑल फैक्ट्स स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट वेयर अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड। मान लीजिए डॉक्यूमेंट एक्स है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट एक्स में जो भी लिखा है, तो जो भी पर्सन उससे डील कर रहा होगा, हम ये मान के चलेंगे उसके पास नोटिस था जो भी उसमें लिखा है, मतलब उसको सब पता था। जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में ये लिखा है कि ए ने सेल करा अपनी लैंड को बी को और उसमें उतना पैसा लगा, इस तारीख को हुआ और ये कंडीशंस थी। तो हम ये मान के चलेंगे जो भी पर्सन इस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को देखेगा उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है और वो बाद में ये नहीं क्लेम कर सकता कि ओ मेरे को ये कंडीशन पर्टिकुलर नहीं पता थी क्योंकि मैंने वो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये उसमें आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस ले लिया जाएगा, ये वो कहना चाहता है, ठीक है। अब ये तो बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि जो डॉक्यूमेंट है वो कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल होना चाहिए। मतलब वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो, ठीक है। अगर मैंडेटरी नहीं है तो फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं लग सकता है, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल जैसे ले लीजिए, जैसे सेल होती है, ठीक है। 100 रुपये से ऊपर की सेल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ये डीम करके चलेंगे कि हाँ मतलब दिस इज़ कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल, तो फिर ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। अब सेकंड पॉइंट ये है कि सारी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर, जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाई थी, ठीक है, वो ड्यूली कंप्लीटेड होनी चाहिए।
मतलब कि हर एक चीज़ जो स्टैम्प वगैरह लगनी है, जो फ़ीस लगनी है और जैसे जमा होना है, जो भी आपका जो पर्सन होगा कंसर्न रजिस्टरिंग ऑफ़िसर, वो बताएगा, वो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं हैं, ठीक है? तो फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है? हम लेके नहीं चलेंगे, हम मानेंगे कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं है, ठीक है? द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन ड्यूली एंटर्ड, फाइल्ड इन द बुक्स, particulars regarding transaction to which the instrument relates have been correctly entered into the indexes। मतलब सारी चीज़ें अच्छे से पूरी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि जो डॉक्यूमेंट है वो कंपल्सरीली रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब उसको रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। और दूसरी है कि सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंप्लीट हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से डील कर रहा होगा, उसके पास एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा कि जो भी उसमें लिखा है वो उसे पता है। ठीक है? अब इसके बाद एक और चीज़ है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये एक और चीज़ है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अब इसका ये है कंस्ट्रक्टिव नोटिस टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट एंड टाइम रिकॉर्डेड बाय सब रजिस्ट्रार इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है? ये कब से कंस्ट्रक्टिव नोटिस आएगा? जब जो डेट रिकॉर्ड करेगा सब रजिस्ट्रार। मान लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट था, ठीक है, एक्स डॉक्यूमेंट अगेन, ये 1 जून 2026 को रजिस्टर हुआ, ठीक है? तो तब से हम उस तारीख से कंस्ट्रक्टिव नोटिस लेके चलेंगे, जैसे 1/6, ठीक है? यहाँ से इस तारीख से कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि हाँ भाई, यहाँ से आपको पता है कि उसमें क्या दे रखा है। इससे पहले नहीं होगा, इसके बाद से ही होगा, ठीक है? एक और चीज़ है, ये थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कुछ-कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं आती है, अलग-अलग में आती है। मान लीजिए जैसे एक प्रॉपर्टी वो मथुरा में भी आती है और एक आगरा में भी आती है, ठीक है? तो अब जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जो आगरा में रहता है, तो क्या वो प्रॉपर्टी उसके लिए वो जो रजिस्ट्रेशन है वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस कब होगा? तो ये एड्रेस करने के लिए ये पॉइंट है, ये बैराक में दे रखा है, मैं आपको अभी समझाऊँगा। तो इफ अ प्रॉपर्टी लाइज इन अनदर सब डिस्ट्रिक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑपरेट्स ओनली व्हेन मेमोरेंडम ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिसीव्ड एंड फाइल्ड बाय द कंसर्न सब रजिस्ट्रार। ये आपको शायद से समझ ना आया, बट मैं एग्जांपल देता हूँ। इसमें है कि जैसे मान लीजिए एक लैंड है मथुरा में भी है, एक आगरा में भी है। तो जैसे मान लीजिए वो पर्टिकुलर लैंड मथुरा में रजिस्टर्ड हो गई है, तो वो आगरा वाले के लिए वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस तभी होगा जब वो मेमोरेंडम रिसीव करेगा आगरा का सब रजिस्ट्रार। मतलब एक्स है, वो मथुरा में भी आती है और आगरा में भी आती है। तो मथुरा वाले ने तो कर दिया, ठीक है? तो अब मथुरा का जो सब रजिस्ट्रार है, वो उस एक मेमोरेंडम भेजेगा आगरा के सब रजिस्ट्रार को, और जब वो उसको रिसीव कर लेगा और अपने पोर्टल वगैरह में जो भी वहाँ पे है, उसमें फ़ाइल कर लेगा, तब जाके वो आगरा के लिए तब से वो एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा। सो दिस इज़ द थिंग। तो हाँ, अब इसको मैं आपको बैराक से पढ़ाता हूँ, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है? So where any transaction relating is required by law to be and has been affected by by an registered instrument, तो ये रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? ये एक एसेंशियल जो मैंने पढ़ाया था, दैट वाज कि कंपल्सरीली रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है? एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी और एनी पार्ट shall be deemed to have notice of such instrument from the date of registration। ये चीज़ कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा, ठीक है? एंड अब ये दूसरा पॉइंट, वेयर द प्रॉपर्टी इज नॉट सिचुएटेड इन वन और इज नॉट सिचुएटेड इन वन सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? तो फिर कब से होगा? फ्रॉम द अर्लीस्ट डेट ऑन विच एनी मेमोरेंडम ऑफ सच रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन फाइल्ड बाय एनी सब रजिस्ट्रार विद इन दो सब डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज़ बीइंग एक्वायर्ड। तो मतलब जब आगरा वाले में जब वो रजिस्टर हो जाएगी, तब से वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और ये दूसरा एसेंशियल है, ठीक है? प्रोवाइडेड दैट कि अब ये बताता है कि सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है, वो पूरी होनी चाहिए। कौन सी फॉर्मेलिटी? कि इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, ड्यूली एंटर्ड और फाइल होना चाहिए बुक्स में, और इंडेक्सेस में उसका सही से एंट्री हो जानी चाहिए। ये सारे एसेंशियल्स। तो फर्स्ट एसेंशियल इज दिस, आई मीन सॉरी, सेकंड एसेंशियल इज दिस एंड फर्स्ट एसेंशियल इज दिस, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी एंड रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड हैज़ बीन अफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ये है। और ये दूसरी चीज़ें हैं।
जो मैंने आपको आगे समझाएंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रजिस्ट्रेशन है ये सिर्फ आगे वाले सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के लिए नोटिस होगा, ठीक है। मतलब क्या है, ये आपको शायद से नहीं समझ आया होगा, ठीक है। और पहले वाले ट्रांजैक्शन के लिए वो नोटिस नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे ए है और बी है, ए ने लोन लिया बी से, ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी दे दी, तो ये इसको हम मॉर्टगेज कहते हैं, ठीक है, गिरवी रखना। सिंपल भाषा में समझाऊं तो अब उसने अपनी जो लैंड एक्स थी, ठीक है, वो लैंड एक्स उसने बी को दे दी, ठीक है, और बी इसके पोजेशन में आ गया कि मतलब बी इसमें रहने लग गया, ठीक है, और ये रजिस्टर्ड हो गई। तो अब ये रजिस्टर्ड हो गई तो मतलब ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो जाएगा, ठीक है। यस, ओके। अब ये जो प्रॉपर्टी एक्स थी, ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी एक्स को बी ने, जो पहले जिसने लोन दिया था, उसने सी को लोन दे दिया। मतलब अब ये इनके पास चली गई कि अब ये मतलब वो लोन वाले हो गए, डेट इनके पास डेट आ गया और ये क्रेडिटर हो गए। तो अब ये सब मॉर्टगेज हो गया, मतलब कि मॉर्टगेज में भी मॉर्टगेज हो गया। अब ये, तो अब ये जो एक्स है, ठीक है, ये यहाँ पे चली गई, तो अब ये भी रजिस्टर्ड हो गई, तो ये भी कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया। तो अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए जो ए पर्सन है, ठीक है, इसने कहा कि हाँ अब मेरे पास पैसा आ गया है, मैं अपना लोन अदा कर देता हूँ, ठीक है, मैं अपना लोन वापस कर देता हूँ बी को, ठीक है। अब सिंस ये एक वो डेटर है, ठीक है, ये क्रेडिटर है, तो अब ये भी तो एक डेटर हो गया है ना सी के लिए। मतलब अब अल्टीमेटली सबसे मेन पर्सन कौन है, सी है, जिसने सबको लोन दे रखा है। तो अग तो फिर टेक्निकली ए को जो पैसा है वो सी को लौटाना चाहिए, ठीक है। मतलब जो पैसा है वो सी को दे, क्योंकि वो ए को देगा, ए बी को देगा और फिर बी सी को देगा, तो इससे अच्छा वो ए सीधा सी को दे दे, ठीक है। बट अगर ए ने पैसा जो है वो बी को दे दिया, ठीक है, तो ये कोई गलत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाद में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये पहले वाले के लिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। मतलब इन दोनों के लिए, इन दोनों के बीच में जो हुआ है, वो जो रजिस्ट्रेशन है वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस सिर्फ सी के लिए है। बी और सी के बीच में जो हुआ है वो ए के लिए नहीं है। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू से। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये थोड़ा एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, बट मैंने आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये क्लियर होगा। एंड मूविंग ऑन टू द फोर्थ थिंग, एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस ऑफ टाइटल। ये चौथा कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एग्जाम्पल है, ये एक्सप्लेनेशन 2 में दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए जो ए ने, इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा असल में है क्या वो जो लिखा है उससे, ठीक है। अब क्या हुआ, बी ने अपनी प्रॉपर्टी ए को बेच दी, ठीक है, बी ने अपनी प्रॉपर्टी ए को बेच दी, बट प्रॉपर्टी में सी रह रहा था असल में, ठीक है। तो अब सी को ये पूछना चाहिए था कि आप भैया जो सी हैं वो हैं कौन, ठीक है, आप क्यों रह रहे हैं। तो जिसके पास एक्चुअल पोजेशन होता है वो नोटिस ऑफ द टाइटल की तरह, एक्चुअल पोजेशन एज अ नोटिस ऑफ द टाइटल, तो फिर ये एक नोटिस की तरह सर्व करता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब इसका मतलब क्या है, इफ अ पर्सन एक्वायर्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन देन द ट्रांसफरर, मतलब बी के अलावा किसी और के पास था जो कि इसमें सी के पास था, और ही फेल्स टू इंक्वायर अबाउट राइट्स एंड टाइटल ऑफ दैट अदर पर्सन। मतलब अब ए ने सी से नहीं पूछा कि आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपके पास क्यों प्रॉपर्टी है, तो ये मान लिया जाएगा कि इट शैल बी डीम टू हैव नोटिस ऑफ द राइट ऑफ द पर्सन इन एक्चुअल पोजेशन। तो हम ये मान लेंगे कि ए के पास नोटिस है कि सी किस कैपेसिटी में प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, क्या वो एक वो टेनेंट की तरह होल्ड कर रहा है, क्या वो एक मॉर्टगेजी की तरह होल्ड कर रहा है, कुछ भी, तो ये हम मान लेंगे। तो इसमें कोर्ट ये नहीं कहेगा कि हाँ आपने पूछा क्यों नहीं तो आपको हम माफ़ कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स एक्चुअल पोजेशन एज द नोटिस ऑफ टाइटल, कि जिसके पास एक्चुअल पोजेशन है तो वो ये माना जाएगा कि जो पर्सन डील कर रहा है उसके पास नोटिस था
उस पर्सन के टाइटल का कि वो क्यों होल्ड कर रहा है, ये, ठीक है। द परचेजर कैन नॉट लेटर क्लेम इग्नोरेंस ऑफ पोजेसर्स इंटरेस्ट, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सिर्फ एक्चुअल पोजेशन पे अप्लाई होता है, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन पे अप्लाई नहीं होता। अब आप लोग को नहीं पता एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का डिफरेंस, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअल पोजेशन का मतलब है कि आपके पास सच में प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक घड़ी है, वो आपके हाथ में है, तो आपके एक्चुअल पोजेशन में है। और मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, तो आप अपने घर के रूम पे बैठे हैं, तो वहाँ पे आप अपने बगल में तो गाड़ी में लेके बैठे नहीं हैं, आपके पास उस गाड़ी की चाबी है, तो वो जो चाबी है वो एक कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में आता है, तो ये अंतर है, ठीक है। तो सिर्फ एक्चुअल पोजेशन ही नोटिस होगा, और ये इस केस में आया था डैनियल्स वर्सेस डेविसन, ये आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम लास्टली आते हैं एजेंट पे। अब एजेंट इज़ बेसिकली आपका पर्सन जो आपके अंडर काम करता है फॉर पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि ए है, ठीक है, एक एक बिजनेस चलाता है, उसने अपना एजेंट रख रखा है बी, कि भाई तुम मेरी जगह पे कुछ कुछ जगह डीलिंग करना और मेरे काम में मदद करना। तो यहाँ बी आपका एजेंट हो गया, ठीक है, और ए आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो लॉ ने ये कहा है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उस बिजनेस से रिलेटेड बी के पास आती है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन को ए पे हम एज अ नोटिस बोल सकते हैं, कि मतलब वो इन्फॉर्मेशन ए को भी पता है। क्यों? क्योंकि वो एक फिड्यूशियरी रिलेशन है। फिड्यूशियरी रिलेशन का मतलब कि बी को पता है तो हम ए को भी पता है, ये मान के चलेंगे, ठीक है। एंड इसको हम इम्प्यूटेड नोटिस कहते हैं, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशन क्या है कि नोटिस मस्ट बी रिसीव्ड बाय पर्सन इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट, मतलब बी एज अ एजेंट उसको वो मिल रहा हो नोटिस, ठीक है। दूसरा है कि वो उस बिजनेस से रिलेटेड हो। तीसरा है कि नोटिस मस्ट बी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी, मतलब कि बी अभी भी एजेंट है, उस दौरान वो पर्टिकुलर उसको इंफॉर्मेशन मिल रही हो, और वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल और इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, और उसने एजेंट से वो इन्फॉर्मेशन छुपाई नहीं होनी चाहिए। अब ये सारे पॉइंट्स को मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा के ख़त्म कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए और बी थे, ठीक है। अब बी को ये पता चला कि जो ए का जो बिज़नेस है, ठीक है, उसने कुछ सामान मँगाया था, जैसे 500 पेटी मँगाई थी आम की, ठीक है। अब बी के पास वो इन्फॉर्मेशन प पहुँच गई, उसने जिससे डील करा था, कि 500 पेटी नहीं हो पाएगी, 300 ही आ पाएँगी। तो अब ये इन्फॉर्मेशन बी को पता चल गई। तो ये इन्फॉर्मेशन हम ये लेके चलेंगे कि ए को भी पता है। बाद में ए ये नहीं कह पाएगा कि मेरे को पता नहीं था कि सिर्फ़ 300 पेटी आ रही हैं, 500 नहीं आ रही, क्योंकि ये आपके एजेंट को पता था। ठीक है। एक चीज़ एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए ये एजेंसी के दौरान होनी चाहिए, मतलब 1 जून को, ठीक है, ये जो एजेंट था आपका, ठीक है, ये एजेंट रहा आपका, और उसके बाद आपने उसको हटा दिया कि हटो, अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। तो अगर मान लो जो इन्फॉर्मेशन ये आपको 12 तारीख को मिलती है, 12 जून को आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ, सिर्फ़ 300 पेटी आ रही है, तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं होगा, क्योंकि एजेंसी तब तक से खत्म हो गई। पर मान लो यही इन्फॉर्मेशन 1 जून को मिली होती, तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता, क्योंकि ये एजेंसी के दौरान हुई है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी। सो ये हो गया, आई होप क्लियर आपको, ठीक है। और ये एग्जांपल दे रखा है, एंड दैट इज़ इट। तो आपका ये नोटिस खत्म होता है यहीं पे। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कोई डाउट्स हो पर्टिकुलर, तो यू कुड आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड अब हम अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।